सिचुएशन रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, हम कल ही बात कर रहे थे कि जो आउट गोइंग इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक तो अपने मशायरे अपनी तनख्वाहें खुद ही लगा ली और ख़तीर रकम थी 420 मिलियन रुपीज़ उन्होंने 11 से लेके अब तक पिछले 2 महीनों से पहले तक उन्होंने हासिल किए और उसकी अप्रूवल नहीं थी। ये कल हमने बात की, आज इसका फॉलोअप इसलिए करेंगे कि एक पार्लियामेंट्री बॉडी ने कहा है कि इनसे पैसे वापस लिए जाएं। फिर इसके साथ हम बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी पर भी सवालिया निशान पार्लियामान के अंदर से किसी ने उठा दिया है, इस भी क्योंकि आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वहाँ से पैदा होती रहती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हकूक़ के ज़िमन में। इस पर बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पर यह भी हम देखेंगे कि जो रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, कल हम बात कर रहे थे जी रेफरेंसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दें, कोई इसमें जो है कोई जान नहीं है। तो ये क्या है? जान थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में जब उसे फांसी पे लटका दिया गया। तो ये कानून की क्या सिलेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं? क्या हुआ है? कोऑप्ट हो गए हैं इदारे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहाँ खड़ी है, जुडिशरी का एक अपना मकाम है, वो क्या है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद रांझा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, माहिर कानून है। जनाब जान अचकज़ई साहब मुस्लिम लीग नून में नए गए हैं, इनसे अब पूछते हैं। और साथ ही जरताज गुल PTI की मरकज़ी लीडर हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पहले तो हम इसी बात पे आ जाते हैं कि ये कोई पूछने वाला है वतन अजीज़ में कि एक तो पार्लियामेंट ने पैसे अप्रूव ही नहीं किए, उन्होंने खुद ही अपनी तनख्वाहें लगा दी। अच्छा चलें, इलेक्शन ठीक करवा देते, इस इलेक्शन पे मुस्लिम लीग नून को भी एतराज़ है। ये क्या मुल्क है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पैसों की वापसी की बात है, ये आपको याद होगा कि जब वो लोग मेंबर बने असेंबली के जो क्वालिफाइड नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनसे तमाम वो तनख्वाहें वापस ली जाएं जो इन्होंने वसूल की थी, क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं थे। वो बात सटे बात फ्री में आते थे। तो कोई आदमी जो सेल्फ सर्विंग कोई ऐसा फैसला हो जिससे वो मफाद उठाता है, तो उसको यकीनन मिनिमम सज़ा तो अलग बात है, उनको मिनिमम वो अमाउंट वापस करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सज़ा भी हो सकती है कि अगर आप अपने तौर पे ये तय कर लें और ये तय कर सकते हैं अपने तौर पे। और फिर ये आपको याद होगा कल ये भी बात हुई थी कि जो जजेस लगाए जाते थे वो एक छोटा सा स्टाइपेंड लेते थे 5000 रुपया, पीछे से उनको वो मोटी मोटी पेंशन तो आ ही रही होती थी। हाँ, ये तो अलग बात है। ये जो लेकिन हमारे यहाँ ये नौकरी बन गई है। आपके यहाँ जो इलेक्शन कमीशन क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ उन लोगों को बनाती हैं जो कहते हैं ये हमारा आदमी, ये अपना आदमी है। जब किसी को अपना आदमी कहते हैं तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि हाँ जी वो उसका रवैया इंसाफ पे मबनी होगा? तो जो देखें ना, आपने गिन चुन के अदलिया को लगाया और अदलिया नाकाम हुई। जब वो नाकाम हुई तो फिर आपने कहा इससे तो इनसे सिविल सर्वेंट बेहतर है। अब आपने आइन तरमीम कर दिया है कि हाँ जी किस तरीके से हम, और अक्रॉस द बॉर्डर देखें कि जो मेंबरान है कमीशन के वहाँ पे तमाम सिविल सर्वेंट हैं या शरीफ शहरी हैं या बड़े लोग हैं जिनकी रेपुटेशन में किसी को शक नहीं। ये क्या वजह है डॉक्टर साहब? मैं फिर बात लंबी कर रहा हूँ कि वो साथ है, हमारे साथ ही मुल्क वो भी बना था, आज तक सवाल नहीं उठा उनके इलेक्शन कमीशन पे, किसी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। आपकी इलेक्शन कमीशन जो है कानून के लिहाज से उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है और नीयत पीछे नहीं है। अगर कैपेसिटी हो और नीयत ठीक हो तो मैं समझता हूँ इख्तियारात इनके उनसे बहुत ज़्यादा है। और तो 420 मिलियन रुपया हो तो नीयत वैसे ही दाएं में हो जाती है। जनाब जान अचकज़ई साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, ये हमारे इदारों को क्या हुआ? एक तो ये देख लें इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में आपकी जो नई पार्टी है इसको शदीद एतराज़ात हैं इस इलेक्शन पे, वो भी कहते हैं इसमें रिगिंग हुई है। और अलावा ये कि जो अब रेफरेंसेस आए हैं, आप ना तो ये बताते हैं कि जो पैसे गए बाहर उनकी ट्रेल और एक प्रिंट आउट निकाल के हमारे सामने रख दे, हमारी जान छूट जाए। आज की जदीद दुनिया में जो पैसे का हरकत है उसको तो बड़ी, अगर वो जायज़ पैसे की हरकत है वो भी नहीं बताते। TORs पे आप जाके लड़ाई करते हैं, आपके वजीर आके जो है वो सुनाते हैं, डर लगता है उससे सवाल करते हुए। ये क्या हो रहा है जनाब जान अचकज़ई साहब? शुक्रिया काजी साहब। पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो दूसरे रेगुलेटरी इदारे हैं, पेमरा है, उनकी कारकर्दगी और उनके जो फैसले उन पर तनकीद हर सियासी पार्टी का हक है और हमारा भी हक है। उनकी जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल होनी चाहिए और वो मेरे ख्याल में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए होगा। बदकिस्मती से हम सबको मालूम है पाकिस्तान में मुसलसल जो है एक 50 साल की हमारी हिस्ट्री है कि इदारे हमारे कमज़ोर रहे
हैं, और चूँकि हमारी सियासत इनस्टेबल रही है, मजमूई तौर पे हमारी जो एक मार्शल लॉ का कल्चर रहा है, फिर एक कंट्रोल डेमोक्रेसी रही है, तो इदारे पनप नहीं सके। यही हाल जो है अब ACP के हवाले से भी है। अब हम ये नया तजर्बा कर रहे हैं और इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो इंडिया में मुसलसल जमहूरियत रही है, इन इदारों पे काम हुआ है और उनको एक स्पेस मिला है। यहाँ पे पहली दफ़ा हम ACP की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा पिक्चर है जो हम बोल नहीं सकते। दूसरी बात, रिफॉर्म ACP बना है, उसमें जो है अभी 22वीं तरमीम आई है, जिसके जरिए आप सिर्फ जुडिशरी के लोग नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी लगा सकते हैं। तो ये भी पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से फैसला किया है। एक मिनट रुकिएगा, कैसे होगी रिफॉर्म? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ एक फैसला आपके खिलाफ दिया। आपके एक वजीर ने कहा इसने तो मुझसे अपने बेटे का टिकट मांगा था, हमने नहीं दिया। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स? ये लेवल क्या है आर्ग्यूमेंट का? तो फिर कैसे इदारे बनेंगे अगर सरकार ही ये प्रेसिडेंट सेट करेगी? जनाब अचकजई साहब, देखिए, मुझे एक ऐसे वजीर या एक शख्स की दिफा के लिए मैं नहीं बैठा हूं अगर उन्हें कोई रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन जो गवर्नेंस की पॉलिसी है उसमें हमने इस तमाम इदारों को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म दो तरीके से, एक है इंक्रीमेंटल जो एक सियासी पार्टी कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है आज या कोई और पार्टी आएगी वो करेगी। एक रिफॉर्म वो है जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है, जिसके लिए हमें कौमी फैसला करना होगा। कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकती जब तक हम तमाम नहीं चाहेंगे स्टेक होल्डर्स। कोई भी सियासी पार्टी जो है मदारिस रिफॉर्म नहीं कर सकती जब तक तमाम सियासी पार्टियां जिन्होंने साइन अप किया नैब को वो नहीं चाहेगी। इसी तरह कोई प्राइवेटाइजेशन, आपकी बात आ गई, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जो खुद बेनिफिशियरी है इस निजाम के वो कैसे रिफॉर्म्स करेंगे? मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सरताज गुल साहिबा, ये आपकी पार्टी ने एक वेज तो की, लड़ाई वेज की, मगर बहुत से सवालिया निशान आप पे भी उठते हैं, और वो ये हैं कि मिसाल के मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो जेन्युइन मूवमेंट्स उठती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नर्सेज बाहर आती हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स बाहर आते हैं, कोई पार्टी इंक्लूडिंग योर पार्टी उनको लीड नहीं करते। ये बुनियादी इश्यूज़ हैं और उनको यूँ लगता है कि उन मूवमेंट्स को किल करने के लिए सारी पार्टियाँ इकट्ठी हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि 2013 से पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं वो उनके बारे में हमेशा से ये सवाल उठाते रहे हैं कि जी ये रिग्ड इलेक्शन थे। 2013 का पहला इलेक्शन था जिसके बारे में सबसे आगे PTI आगे आई, और हम लोगों ने वो आपकी पहले इंटरव्यू में बात ये भी सबसे ज़्यादा सही थी कि PMLN को भी सबसे ज़्यादा एतराज़ थे, क्योंकि पंजाब में 55 से ज़्यादा जो पिटिशन गई थी ट्राइब्यूनल में वो खुद मुस्लिम लीग की थी। अब बात ये कि 2013 के इलेक्शन के बाद सबसे पहला जिसको आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस जो मूवमेंट थी या इलेक्शन को लीगल तरीके से जो चैलेंज किया है वो सिर्फ PTI ने किया है। हम लोगों ने आवाम को ये बताया है कि फॉर्म 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, या वोट की हैसियत क्या होती है। कि यहाँ पे अजीब बात है कि पाकिस्तान में के रिजल्ट पहले बन जाते हैं, लोग वोट बाद में डालने जाते हैं, वही दंगा फसाद होता है, वही पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग स्टेशन का अमला नहीं होता, या सीरियस एकदम से पोलिंग स्टेशन ही गायब हो जाते हैं। मैं खुद सबसे बड़ी विक्टिम बैठी हुई हूँ। मैंने NA 172 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मुझे 3 दिन के बाद रिजल्ट आया। दुनिया हंसती थी कि ट्राइबल एरिया से इलेक्शन आ जाते हैं और DG खान के जैसे एरिया में इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। तो उसको लीगली हम लोगों ने चैलेंज किया, हमारे साथ 25 से ज़्यादा पार्टी आई। मज़े की बात यह है कि 3 साल गुजर गए हैं, अब 18 महीने अगले इलेक्शन में रह गए हैं। आज तक ये तो बड़े मतलब मजाक की बात है कि आप कहें कि जी इससे पहले जी जो वो थी अमरीत रही है और जो डेमोक्रेसी है वो हमारी कंट्रोल्ड रही है, तो आप ऐसे मौके फराहमी क्यों करते हैं कि आप हर लोग कंट्रोल्ड ही होते हैं? आप भी तो अगर अभी भी डेमोक्रेसी है, 35 साल से आप पहले हुकूमत में थे। अभी पंजाब में 77 डेज पहले भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, PMLN की, अभी भी इनकी गवर्नमेंट है, वफाक में भी इनकी गवर्नमेंट है। मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताए, इलेक्शन कमीशन की खातिर 3 साल में इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए? अब एक और धब्बा लग गया है कि 420 मिलियन पैसे बात यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जिस वजूदीन है तो चले जाएंगे, उनको सिर्फ एक ब्रीफ सी उनका कंट्रीब्यूशन हमने रिक्वेस्ट की। जनाब जस्टिस साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि इदारों में कोई जान नहीं रही, जमहूरियत का दूसरा दौर आ गया और एक दौर से दूसरे दौर में हमने बड़ी बगलें बजाई थी। ये कौन सा दौर है कि हम अब हम नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश मार्शल लॉ अच्छे थे या ये दौर अच्छा है? कहना पड़ता है अफसोस के साथ। जनाब जस्टिस साहब जी, जैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जमहूरी दौर अगर तो कमज़ोर भी हो, जैसे इस वक्त यकीनन कमज़ोर चल रहा है, उसी को हमें प्रिफर करना चाहिए, उसी को हमें चूज़ करना चाहिए, उसकी खामियां आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और उसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल बनता है।
थैंक यू जस्टिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, मैं पर्सनली रताज, आप बात मुकम्मल कर रही थी, आप बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये बात मुकम्मल कर रही थी कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जो इसने इलेक्शन को बेसिकली चैलेंज किया है 2013 के इलेक्शन को, और उसमें से ऐसे ऐसे अजीब व गरीब बातें निकल के आई हैं कि आपको खुद पता है। हम लोगों ने तो खैर तारीखी धरना दिया 26 डेज़ का कि हमने धांधली को कबूल नहीं किया। बेशक हम इलेक्शन के प्रोसेस को अब हम चैलेंज करना चाहते हैं। आपको एक एक्ट का पता है, मुझे उसका आर्टिकल 38 है, मेरे ख्याल में रांझा साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रूपा जो एक्ट है, पीपल्स एक्ट, उसमें हम लोगों ने ये बात भी कही थी कि जो आरओ की और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करे। अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो मजे की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सजा नहीं दी जा सकती। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पीटीआई ने ये पिटीशन दायर की कि आप फर्स्ट टाइम जो आरओज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिजल्ट चेंज कराने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने रिजल्ट को या इलेक्शन को चेंज किया, पूरा प्रोसेस ही चेंज किया, उस चीज को आज तक सजा नहीं दी गई। तो जब तक आप प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, ये इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसे ही मजाक होगा। और हम जैसे लोग, डॉक्टर साहब, कभी भी, मुझ जैसे मेरी उम्र के लोग कभी भी बगैर पैसों वाले या बगैर मिनिस्टर इब्ने मिनिस्टर के औलादे कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। जनाब खालिद रानी साहब, अभी बड़ी उन्होंने बात की कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, अब तमाम स्टेक होल्डर्स इस बर्बाद निज़ाम के जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं। अब जितने आपके लैंड लॉर्ड्स बैठे हुए हैं या जो एरिस्टोक्रेसी बैठी हुई है वहाँ पे, वो तो खुद बेनिफिशरी हैं। यहाँ पे पहले हम कहते थे जागीरदार स्कूल नहीं बनने देता, अब मुझे लगता है जो मैं सेहत का सेक्टर है, ये कहते होंगे लोग पढ़ गए तो हम कैसे बैठेंगे। डोंट यू थिंक कि बेसिकली इनके यहाँ बैठने की वजह ये बर्बादी है? गुजारिश जी के स्टेक होल्डर तो अभी जो जैसे बात कर रहे थे सिविल सोसाइटी की, आप तो जो हल्के का स्कूल है वो देते हैं ज़ेर इख्तियार उस हल्के के लोगों को, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो बात ये जी कि बेनिफिशरी होना अलहदा बात है, उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके अपने आप को अग्रेंडिजमेंट करना वो और बात है। लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है कि इस मुल्क में सबसे पहले आप कह रहे जी अगर अदालतें ठीक हो जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करवा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल अगर आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो इसको रेक्टिफाई भी करें, और उसकी रेक्टिफिकेशन इसलिए नहीं करते कि आज तक इस मुल्क में कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसको हमने रिग नहीं कहा, और रिगिंग एक इलेक्शन की दूसरे इलेक्शन से मुख्तलिफ होती है। और जैसे बीबी कह रही थी कि आजकल तो लास्ट क्या जी, पहले इलेक्शन रिजल्ट टेबलेट होता है फिर इलेक्शन होता है। तो इसलिए मैं सब इस बात में दोबारा जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ये बात ज़रूर साहिबा ने भी फरमाई कि इलेक्शन, और हम ये कहते भी हैं, और मैं इत्तफाक से ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक इलेक्शन सेल का मैं हेड था, मैं ये बात बड़े एक दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मुझे किसी साहब ने रिज़ल्ट जो बताया, आई डोंट नो वेदर इट वाज कोइंसिडेंस या ये इत्तफाक था, वही रिज़ल्ट था अगले दिन। बात करते हैं, बात चलती रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आप चाहूँगा कि मैं ब्रेक में चला गया था, आप बात को मुकम्मल करें। वो ख़ास तौर पे बात जो हम ऑफ दी स्क्रीन कर रहे थे, हम उस ब्यूरोक्रेट को लगाते हैं, कोई भी हुकूमत हो, इस ये हो पिछली हो, जहाँ लॉयल्टी हम देखते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी जो एक इंटेग्रिटी थी वो कहाँ रही कि जूनियर अफसर को जो है हमने कहाँ से कहाँ लगा दिया, और जो लोग खुद लाइन जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं उससे डरते हैं, बेड़े गर्क। डॉक्टर साहब गुजारिश ये जी कि चूँकि आप बात इलेक्शन की कर रहे थे और रिज़ल्ट की पहले कर रहे थे, ये बताएं जब इलेक्शन 13 का हुआ तो उससे 2 माह पहले मीडिया कह रहा था कि इतनी सीटें फलां की हों, इतनी फलां की होंगी, पीटीआई की इतनी होंगी, पीपल्स की इतनी होंगी। ये और फिर जो रिज़ल्ट आया बाकायदा उसके मुताबिक था, मीनिंग देयर बाय दैट द एस्टैब्लिशमेंट वाज अवेयर हु इज गोइंग टू गेट हाउ मेनी सीट्स या whom they are going to give seats, किसको वो सीटें दे रहे हैं, किसका नाम हमने काटना है, ये नहीं होना चाहिए। और शुरू से ये होता आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करती है कि किसको आइंदा आना है, किसको आइंदा नहीं आना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें ज़ीरो एतमाद है पूरी कौम का, और ये एतमाद मैं कहता हूँ जी इलेक्शन फेयर हुआ है। जब डब्बा मेरे हक़ में फैसला दे मैं कहता हूँ फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन अगर डब्बा मेरे खिलाफ फैसला देता है तो मैं कहता हूँ धांधली हुई है। तो इसमें समहाउ जब तक आप इतमाद बहाल नहीं करते इस वोटिंग बॉक्स में
उस वक्त तक एतमाद बाल नहीं करते। जान अचकज़ई साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने बात सुनी कि एतमाद नहीं रहा आम आदमी को इस पूरे इलेक्टरल प्रोसेस पे, और फिर एतबार कैसे हो? जितनी भी पार्टीज हैं डिवाइड के किसी साइड पे हों, वो उंगली इलेक्शन कमीशन पे उठा रही हैं। इवन रूलिंग पार्टी कहती है जी हमारे साथ भी हाथ हो गया, तो हाथ लगता है लोगों के साथ हो जाता है। मगर ये क्या मामला है, इसे कैसे देखते हैं आप अचकज़ई साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इतमाद नहीं रहा। इस इलेक्शन में जो 2013 में हुआ, हज़ारों लाखों लोग निकल आए और उन्हें वोट डालें, तो हम समझते हैं कि उनकी इंसल्ट जहनीत की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब भी लोग आएंगे वोट डालने के लिए। हमें मालूम है इसकी 110 कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन हमारे पास कोई जादू की ऐसी छड़ी हो कि हम ओवरनाइट आसमान से फरिश्ते लाएँ, इस पूरे निज़ाम को जो है 110 डिग्रीज चेंज करें और मस्बत के लिए चेंज करें। हमने यही निज़ाम के तहत आगे बढ़ना है, इसकी कमज़ोरियों को काज़ाला करना है। ये चाहे एक गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट है, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी, या हम तालिबान की ज़बान इस्तेमाल करें कि हम इसकी जगह कोई और तस्वुराती और मफरूज़ाती कोई निज़ाम लाना चाहते हैं जिसकी कोई अमली गुंजाइश नहीं है। आज भी पूरे मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो आला है, चाहे इसकी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे इसकी फ़ौज है, चाहे उसकी डेमोक्रेसी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप कंपेरिजन करना चाहते हैं, एक तो ये कि हम फिर तवक्कुआत का मयार जो है बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहिए। इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है, आपका किरदार है, लेकिन हमें जो है अपने मयारात को इंक्रीज करना है। सियासतदानों पे तनकीद जो है करनी चाहिए, और हम इंप्रूव नहीं होंगे। तो इससे आपने प्रेशर डालना है, पब्लिक ओपिनियन के जरिए ये प्रेशर डालना है। लेकिन एक सिनिसिज्म, एक मनफी जो है जज्बात पैदा करना इस सिस्टम के, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं अचकज़ई साहब, ये किसी भी स्टेक होल्डर आपसे सवाल है मेरा, आपसे मेरा सवाल है हजूर, मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, आपकी गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, किसी की पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट को लगाते हुए आप दयानतदारी देखते हैं? आपने भी अल्लाह को जान देनी है, हमने भी देनी है। देखिए, इसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि फेवरेटिज्म आज भी है ब्यूरोक्रेसी में, अपॉइंटमेंट्स में, ये हर गवर्नमेंट का वतीरा रहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे लिए क्या सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये कि हम इस निज़ाम को बर्बाद करें, उखाड़ पिछाड़ करें, हम एक ऐसा इंस्टेबिलिटी और एक ऐसे गिराव जलाव करें कि इसका खात्मा करें। लेकिन आज देखिए, बरतानिया में एक फैसला हुआ, 51 लोग जो है EU से अलग हो गए। आज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कितना अपना नुकसान किया है, हालांकि वो सब मिच्योर लोग हैं, वहां की हिस्ट्री है। तो कौमों की जिंदगी में हम गलत फैसले भी करते हैं, पार्शली गलत होते हैं, खुली तौर पे गलत होते हैं। ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो फैसले सारे करेगी और वो 100% जो है खुली तौर पे, लाजमी तौर पे उनके फैसलों कैसे नतीजे आएंगे। हमने आगे अगर बढ़ना है तो इसी सिस्टम को आगे ले जाना है, वरना आज इधर मैं बैठा हूं, मैं बलूचिस्तान से आया हूं, अगर कोई और गवर्नमेंट हो, कोई और सिस्टम हो, तो मुझे बोलने का हक ही नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आज अवेलेबल फ्रीडम है उससे भी मैं अपने आप को जो है छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। नहीं, इस सिस्टम को तो मुशर्रफ के दौर में भी बोल रहे थे, सिस्टम का कमाल है। नहीं, मुशर्रफ के दौर में आई थी ये आजादियां, आयरॉनिकली आप देखिए, लेकिन सस्टेन तो हुई है ना, अच्छी बात है। जिसके दौर में भी आई है, क्रेडिट जिसको भी हाथों से निकल गया, अच्छी बात है, लेकिन हमने इसको आगे ले जाना है, इनको आगे ले जाना है। ये अच्छा सरताज गुल साहब, एक बात तो आपकी तरफ से भी आती है, और हाँ, पूरी दुनिया में एक अजाब ये टूटा है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसका नेक्सस हो गया। हम अगर यहाँ देखें और बाहर भी देखें, बाहर ज़रा थोड़ा बड़ा एक तरीके से वारदात होती है, मगर वहाँ भी होती है कि हम ये देखते हैं कि सरमाए ने टेक ओवर कर लिया है इस सियासत को, वन वे आर दी अदर, चाहे वो डोनेशंस का सिस्टम हो इलेक्शन का बाहर, या यहाँ पे बराह रास्त वो आगे हैं। तो क्या ये जो आपका मुतालबा है ये भी शामिल नहीं होना चाहिए कि ये या कारोबार कर लें या सियासत कर लें, क्योंकि ये सियासत तो फिर कारोबार में बढ़ावे के लिए होगी? बेसिकली डॉक्टर साहब, जो हम लोगों ने अपने KPK में एक असम्बली में ये लॉ भी हम लोगों ने पास किया है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या तो आप कारोबार करें या फिर आप हुकूमत करें। देखें, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। आपके CM ने कारोबार छोड़ दिया है? जी, आप मेरी पहले थोड़ी सी डॉक्टर साहब बात सुन लें। जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त एक कारोबारी तबका जो है, देखिए बड़ी वर्स्ट एग्जांपल है। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जारी बात है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बात तो नहीं करना चाह रही, मगर इससे कोरिलेटेड है। फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। मगर मज़े की बात यह है कि चूँकि ख़ानदानी या हमारे कारोबार ही इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारे गवर्नमेंट के, हमारे ऑफिशियल्स के ज़ाती कारोबार इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप ये देखें कि मोदी के बारे में एक गूगल पे वो आती है, सर्च आती है कि ये दुनिया का मनहूस तरीन लीडर है, या जो है ये नापसंदीदा बंदा है। वो एक शख्स अचानक से रात को आता है, पाकिस्तान आता है
नवाज शरीफ साहब के साथ कानों में बातें करता है, हमें ये भी नहीं पता कि वो किस तरीके से पाकिस्तान आया है। वो मुबारकबाद देने आता है और उसके बाद एकदम से इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की जो फॉरेन डेस्क है वो शूट कर जाती है और पाकिस्तान नीचे बैठ जाता है। तो बेसिकली बात यह है कि जब तक हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, अब आप देखिए पाकिस्तान वर्स्ट कंडीशन पे चला गया है और हमारे हुक्मरान अमीर से अमीर होते चले गए। 800 बिलियन के खुदा का खौफ करे कि आपके पास मेफेयर के फ्लैट्स किस तरीके से आ गए। 38 लोग हमारे लिया में जहरीली मिठाई खाने से मर गए, सिर्फ इसलिए कि लिया में स्टमक वॉश करने की आपके पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी। आपके जनरल हॉस्पिटल लाहौर के 2 बड़े हॉस्पिटल और म्यू हॉस्पिटल इस वक्त चंदा मांग रहे हैं। तो जब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं ख़त्म करेंगे, देखिए मौलाना साहिबान जो है, मैं नहीं बात करना चाहती, मज़हब को और सियासत को भी इकट्ठे कर दिया है। वो आप मेरा ख्याल में नज़रियाती कौंसिल पे आप आएंगे, अपनी मनपसंद के उनको फतवे हुक्मरानों को चाहिए। इसी तरह कारोबार उनके स्ट्रांग हो गए हैं। ईरान ने हमें पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान जैसा ऐसा मुल्क जिसके अंदर जो हमारे कहने पे चलता था, अफगानिस्तान ने हमारे बॉर्डर पे अटैक कर दिया। तो उसकी वजह है कि हमें हमारे हुक्मरानों को शायद इंडियन इंटरेस्ट ही इतना अपना है, उसकी वजह है कि उनके कारोबार चलते रहे, चीनी के कारोबार चलते रहे, सोने के कारोबार चलते रहे, मुल्क का जाए बेड़ा गर्क हो जाए, वो जो आपके सामने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद रानी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ कि ज़ियाउल हक वाज द वर्स्ट पीरियड था जिसके अंदर से निकली बहुत सी चीज़ें पैदा हुई। तालिबान पैदा हुए, मुस्लिम लीग नून भी तभी पैदा हुई थी। तो उसके बाद जो आपने देखा, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि अब जो हम ये बात कर रहे हैं, आपने अभी जुडिशरी की बात की, या ये जो अभी आपका आउट गोइंग गए हमारे जो इलेक्शन कमीशन उनकी बात की, अब लोग किधर देखें? मार्शल लॉ से वो तंग थे, मुशर्रफ साहब के जाने पे भी मिठाइयाँ तकसीम की, ज़ियाउल हक के जाने पे तो खैर बहुत जश्न मनाए लोगों ने। अब किधर जाएं लोग? मैं समझता हूँ कि जहाँ जमहूरियत है वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान को देखते हैं, और देखना चाहिए। देखना यह है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो किस हद तक मुहिब वतन हैं और किस हद तक उनकी जो लोगों का एतबार है। जो वज़ीर आज़म है, अगर उनकी फैक्ट्री से 40-50 जासूस निकल आते हिंदुस्तान के, तो व्हाट डू यू से टू इट? किसी को नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। एक खबर आई और फिर बात ख़त्म हो गई। तो असल बात यह जी, जहाँ पार्लियामान जो है वो एक कस्टोडियन है ऑफ अथॉरिटी, कस्टोडियन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, और जब तक अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं देता उस वक्त तक वो कर ला यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं राजा साहब की मैं एक मिनट मेरे साथ में आप बात दूँ। ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से। वेलकम टू द शो। ताज हैदर साहब, हम बात चेक कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ आपने भी दी, आपकी पार्टी की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, और जाहिर है कि ये एक लहलाए जमहूरियत के लिए। मगर जो आज हम ये कहानी देख रहे हैं कि वो कहते हैं जी हम रेफरेंस भी नहीं होने देंगे, कोई पॉलिटिकल एलीट का बंदा अपने आप को, वो कहते हैं हमें लाइसेंस टू प्लंडर दे दें, हमें पूछे ना, हम नहीं बताएंगे, कानून आम आदमी के लिए होगा। फिर लोग किधर देखें? ताज हैदर साहब, देखिए, हम तो कुर्बानियां दे रहे थे, कुर्बानियां ले कौन रहा था? पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट। तो जहां तक मोहतरम प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए फैसला दे चुका है कि ISI ने फंडिंग की थी, लेकिन वो है प्राइम मिनिस्टर। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा तो बैठेंगे। अच्छा, लेकिन ताज हैदर साहब, एक और बात है, आप ये भी नहीं समझते कि जो अवाम को मायूस किया है, जो तवक्को इन एस्टेब्लिशमेंट वालों से तो थी ही नहीं किसी को, ये तो हमेशा से डंडे मारने ही आते थे हमें, जो तवक्को थी, जो कुर्बानियाँ दी, क्या बना लोगों का सोशल सेक्टर? आज मैं देख रहा था एक फिगर कि पाकिस्तान हेल्थ में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो हमसे कम खर्च करते हैं, एक डॉक्टर वो है रिपब्लिक कांगो का और एक बांग्लादेश का। तो आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल एलीट ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठ के दस्तरखान पे मौज मेला कर लो? ये तासुर है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, खर्चा तो हम बहुत करते हैं और भी कर सकते हैं, खर्चे का तो कुछ नहीं है, लेकिन उस खर्चे का फायदा क्या होता है? असल बात ये है कि क्या वो 1 रुपया जो खर्च होता है उसका कितना हिस्सा है जो कि मरीज तक पहुंचता है। एक जो सर्वे किया गया है, और मुझे बड़े प्रोफेसर अपने डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कह रहे सब 15 पैसे पहुंचते हैं 1 रुपया जो हेल्थ बजट में खर्च होता है। तो जब तक कि आप वो उन होल्स को बंद नहीं करेंगे, यानी एक बाल्टी है उसका पैदा ही नहीं है, आप उसमें कितना पानी डालें वो बह जाएगा।
तो सीधी बात यह है कि एक ऊपर से नीचे तक आपको ओवरहॉल करना पड़ेगा, और ओवरहॉल करने का तरीका सिर्फ यही है कि मुल्क में किसी न किसी शक्ल में जमहूरियत रहे और अवाम के जो मतालबात हैं हुकूमत उसके लिए जवाब दे रहे। ये तो ठीक अच्छी है, हुकूमतें आएंगी, बुरी हुकूमतें आएंगी, लेकिन बात यही है कि हुकूमत को जवाबदेह हो और अवाम को आज़ादी हो कि वो अपने मसाइल से मुतालबा कर सकें। लेकिन ये जो 15 पैसे पहुंचते हैं, बिल्कुल मेरा भी यही स्टडी है, मैंने जहां बात की है कि पीएसडीपी हो या आपका एडीबी हो, जो नीचे अवाम के वेलफेयर के फंड है 20-25 भी नीचे खर्च नहीं होते। लेकिन ये तो खर्च करना, इसको ओवरसी करना एग्जेक्टिव का काम है, एग्जेक्टिव सियासतदानों के पास है, तो वो भी हिस्सेदार हैं बीच में ताज हैदर साहब? नहीं, एग्जेक्टिव जो है वो सियासतदानों के पास नहीं है। मतलब ये कि जो निज़ाम हुकूमत है और जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए आप करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। लेकिन ये कि जैसे जैसे ये अवाम का दबाव बढ़ता है, और एक बड़ा जो हमने हासिल किया है अपनी जमहूरी जदोजहद से, वो ये है कि अवाम का शऊर अब बहुत बढ़ गया और उनको पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। वो उनको नारों पर नहीं बहलाया जा सकता और चालाकी का ज़माना अब खत्म हो गया। तो मैं देख रहा हूँ दो सूरतें हैं, या तो मुल्क बड़ी तेजी से अनारकी की तरफ जाएगा या बड़ी तेजी से संभलेगा। मतलब ये जो एक गुमगो की कैफियत है, ये नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मगर बात यह है, ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, एक सवाल छोड़े जाता हूँ खालिद रांझा साहब के लिए भी और सरताज के लिए भी, कि डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं कि 15 पैसे खर्च होते हैं, मैंने तकरीबन कई ठेकेदारों से जो है क्या कहते बैकग्राउंड सर्वेज किए हैं, दोस्तों से जो हमारे जानने वाले थे, 15-20 पैसे भी खर्च नहीं होते उस PSTP के। तो फिर ये जब हम मार्शल लॉ के पीछे छुपते हैं कि हम आजकल इसलिए बदयांती कर रहे हैं क्योंकि 1970 में यहाँ मार्शल लॉ लगा था, तो क्या 1970 का मार्शल लॉ हमारे सियासतदानों को बदनवानी का जवाब देता है? वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये क्या आर्ग्यूमेंट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड ऑन दैट कि जनाब चूंकि यहाँ मार्शल लॉ लगे थे लिहाजा हमारी बदनवानी से चश्मपोशी कर लो, हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर होगा तो हम कुछ नहीं होने देंगे। अब ये जो हम बदनवानी कर रहे हैं चूंकि 2-4 दफ़ा मार्शल लॉ पंक्चुएटेड आर हिस्ट्री, बल्कि अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री, ये क्या दलील है डॉक्टर साहब? ज़रा ये जो अपना, मेरी बात गलत ना समझिएगा, मार्शल लॉ अज खुद कभी नहीं आता, सियासतदान ही मार्शल लॉ को लेके आता है और 6 माह तक कोशिश करता है टू बिकम पार्टी टू द टीम टू शेयर पावर। जब पावर शेयर नहीं कर पाते फौज के साथ तो फिर हम उसके खिलाफ हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं मार्शल लॉ को दूर करो जी। तो असल रौला जो है इस मुल्क में, असल रौला जो है ये गालबन 2500 या 3000 लोग हैं, कोई 700-800 पार्लियामान के बीच बैठे हुए हैं असेंबलियों में, और कोई 3 गुना बाहर बैठे हुए हैं जिनकी ख्वाहिश है, और वो कहते हैं जी ये पार्लियामान से जो मेरा मुखालिफ जहाँ बैठा है इसको निकालने के लिए एक ही हल है, फौज कुछ करे। तो फौज को जब बुलाते हैं तो हम ही बुलाते हैं, खत लिखते हैं और बाकायदा उनके साथ जब फौज से आप खत लिखने जाते हैं, जब आपसे बात करते हैं तो कहते हैं अगर यही लोग तो हम बेहतर खुद कर सकते हैं, वो खुद आ जाते हैं। तो जाने जगजई साहब, ये डॉक्टर साहब ने जो बात की, आपकी तरफ आता हूं, ये हम क्यों छुपते हैं? हम कहते हैं यार बदनवानी है, असल में यहाँ मार्शल लॉ लगा था इसलिए यहाँ पे बदनवानी है। तो अब तो मार्शल लॉ नहीं, अब तो चला गया है, अब तो बदनवानी आप जारी रखें और आपने रोकनी है। एस्टेब्लिशमेंट, आइन आपके पास है, ताकत आपके पास है, अवाम आपके पास, पार्लियामेंट आपके पास है। आप कहते हैं जी ये मुझे मारते हैं अगर ये आप कंधे से ऊपर देखते रहते हैं। तो वाई पोलिटिकल एलीट इज सो सबसर्विएंट और ऐसे एक्सक्यूज तलाश करती है जब बात हो? अच्छा जगजई साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये किसी ने कहा है कि चूंकि मार्शल लॉ रहे हैं लिहाजा मैं करप्शन कर रहा हूँ, ये कोई जस्टिफिकेशन दी है किसी ने। ये अनएक्सेप्टेबल लॉजिक है जिसने अगर दी है। मार्शल लॉ का जिक्र इसलिए हमें करना पड़ा कि जो हमारा रियासती ढांचा है वो इवॉल्व नहीं हुआ, जो हमारी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व नहीं हुई, वो इंटरप्टेड रही है। उसके काजेज जो भी हैं, वो चिकन और एग की सिनारियो है, वो हम पे उस पर डिबेट कर सकते हैं। अब रही ये बात कि करप्शन बिल्कुल नासूर है, हमें ख़त्म करना है, लेकिन करप्शन एक पार्टी
पार्टी ख़त्म नहीं कर सकती। आज भी हम देख रहे हैं कि करप्शन के नाम पे पॉइंट स्कोरिंग और सियासत हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म बने कि करप्शन जो है हर शक्ल में है, चाहे वो पानामा लीक्स हैं, चाहे वो खैबर लीक हैं, चाहे वो सिंध के 5 साल के करप्शन है, चाहे दूसरे करप्शन है जो बलूचिस्तान में तालाबों में पैसे बनाए गए रखे गए हैं, उसके लिए मैकेनिज्म हो, चाहे पार्लियामेंट में कानून साजी हो, इसके लिए कोई कमीशन हो और जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं वो भी मजबूत हो। लेकिन एक पार्टी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर हमने कोशिश की वुमेन राइट्स बिल पास करने की, तमाम सियासी पार्टियां हमारी मुखालफत पे हो गई या हमें हिमायत नहीं किया, हमें बैकफुट पे जाना पड़ा। इसी तरह जो है जो इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन पे हमें जो है कंसेंसस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, हम नहीं कर सके। और दूसरे ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के हवाले से जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस और इत्तेफाक राय और बैकिंग नहीं हो, एक सियासी पार्टी कभी ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। करप्शन भी एक ऐसा मसला है कि आज भी इमरान खान साहब जो है वो करप्शन के खिलाफ नहीं है। वो जरदारी साहब के साथ एक कंटेनर पे खड़े होना चाहते हैं, उनके 5 साल का अरसा वो भूल गए, उन्होंने जो अपना दवा था करप्शन का वो खत्म किया। आपसे सवाल है मेरा, आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। अब आपका जो आर्गुमेंट है उसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो वो ये है कि जनाब हम करना चाहते हैं, अपोजिशन वाले करने नहीं देते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप तनख्वाहें लेने के लिए गवर्नमेंट में बैठे हैं। भाई छोड़ दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि पाकिस्तान के अवाम हम एक काम करने आए थे, हमारे हाथ इसने भी बांध रखे हैं, इसने भी बांध रखे हैं, इनको एक्सपोज करें और बाहर आ जाएं। आप भी तो अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, पहली बात ये कि कोई भी सियासी गवर्नमेंट ये दावा नहीं कर सकती कि हमने पाकिस्तान के 60 साल के मसाइल को 3 साल में या 5 साल में 190 डिग्रीज चेंज करने। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जो मोटे मोटे काम करना चाहते हैं, जो अर्जेंट काम है, जिन पे हमने मैनिफेस्टो में जो है दावा किया है, उसमें हम लगे हुए हैं। चाहे वो बिजली का बहरान है, चाहे वो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे जॉब क्रिएशन है, चाहे इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, चाहे फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स हैं, उस पर हम लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किए। ऐसे काम किए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 40 साल की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहे हैं। चलें, दैट्स गुड। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? यू वांट टू रिस्पॉन्ड? मुझे लगा। अच्छा नहीं, जरताज आपकी तरफ आता हूँ। जरताज, ये अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की कि 800-900 बंदा अंदर बैठा है असम्बलियों में। मैं आपको एक डॉक्टर फ़ारूक सलीम की एक स्टडी है, उन्होंने बताया कि पिछले 42 साल से तकरीबन 1700 लोग हैं जो बार बार हमारे मुख्तलिफ ऐवानों में घूम रहे हैं। अब ये अवाम सोचने पर मजबूर हो गए कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो पहले भी बात की मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती थी। उन्होंने कहा, सब बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और वही कस्टोडियन है, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट का तो अब ये हाल हो गया है कि पार्लियामेंट में ही जिसके लिए अवाम के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी थी गरीबों के लिए, वहाँ पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि अगर आपको दाल नहीं मिलती तो आप चिकन खा लें। यानी वो पार्लियामेंट में गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह जो डिफेंस मिनिस्टर है, बजाय इसके कि वो ड्रोन अटैक पे बात करे या डिफेंस पे बात करे, वो खातून का मजाक उड़ाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, वहाँ पे एक ये भी शिक रखें कि ये जो हमारे 700-800 लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोगों की साइको एवेल्यूएशन भी होनी चाहिए कि क्या इनको मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है या ये पार्लियामेंट को चला सकते हैं। और अचकज़ई साहब ने अभी बात की कि हमारी अप वाली पार्टी, जारी बात है बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इनकी जो अभी पिछली पार्टी थी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, उन्होंने ही जब इन्होंने कहा जी हम लोगों ने खवातीन का बिल पास किया, वुमेन प्रोटेक्शन बिल पे ही मौलाना फजल रहमान साहब के रिमार्क्स थे कि पंजाब जो असम्बली है वो जन मुरीदों की जो है वो असम्बली है। अब ये डिफेंड करने PMLN को और कह रहे कि जी हमारी ज़बरदस्त पॉलिसी। ये तो देखे ना, ये तो औरतों के लिए एक बड़ी बात है कि जन मुरीद यानी आपकी सब सर्वियंट पहली दफा मर्द करार दे दिए। तो उसी बिल को ही इन्हीं लोगों ने सोसाइटी आपकी नहीं देखिए, वुमेन एमेंसिपेशन का इससे बड़ा क्या होगा कि सारे वतन अजीज को जनमुरीद क्या दिया आपने। जी उन्हीं का क्रेडिट है। लेकिन मैं इनको कह रही हूँ कि ये कह रहे ना कि एक हुकूमती पार्टी इस वक्त एहतसाब नहीं कर सकती या मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। तो अगर ठीक नहीं कर सकती तो क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है मुल्क को बर्बाद करने का, मुल्क को ना चलाने का, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने का? मतलब कमाल है कि यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग थिंक टैंक्स बाहर बैठे हुए हैं और जिन्होंने 8वीं फेल है या जिनसे सिर्फ दुआ कनूत सुनी गई थी इलेक्शन कमीशन के जरिए या सूरत कोई क्लास सुनी गई थी और उनके असासे इतने ज्यादा थे कि अब ऐसा ऐसा करके एक एक करके जो है वो एसेट्स डिक्लेरेशन पे जिन्होंने छुपाए थे उसके अंदर वो हो रहे हैं। यानी कि अब यानी हाल ये हो गया इस मुल्क का
कि अब आपको पार्लियामेंटेरियन बनते बनते या उनकी एग्जाम्पल देते देते अब आपको शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये पार्लियामेंट या जो जिस तरीके से हम लोगों ने बिलो द बेल्ट पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पैदा किए हैं, ख्वाजा साद रफीक सामने लोगों को तड़िया दे रहे होते हैं पार्लियामेंट में। इसी तरह आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, दानियाल अजीज साहब को देखें, परवेज रशीद साहब को देखें, वो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए कि अब मैं समझती हूँ कि न्यू नस्ल घबराएगी कि हम लोगों ने पार्लियामेंट में जाके इन लोगों के साथ बैठना है, हमने मुल्क को ठीक करना है। सवाल उठाया जो आई एम सॉरी, चीजें तो बिल्कुल अच्छा, वाकई काजी evolve नहीं हुआ। हालांकि बारी तो डॉक्टर साहब की थी। सही साहब, एक बात है, इसका मतलब है वाकई काजी सिस्टम साहब, इवॉल्व नहीं हुआ। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अजय साहब। मेरी बात प्लीज कम। अच्छा, जय बात साहब की बात बिल्कुल सही है, सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ। वही खानदान है, 4 से 10 खानदान है जिन्होंने मुल्क को लूट लूट के खा लिया। खैर से अब उनके औलादे जो हैं वो फेसबुक पर ट्विटर पे बैठ के पूरे काबीना के इजलास को कर रहे हैं, रिकॉर्ड का हमने कायम कर दिए, पीछे से मुल्क मर गया, कोई इनको फर्क नहीं। मैं अचकजई साहब एक सवाल जोड़ दूं, मैं आपको जानता हूं आज बहुत बड़े आप आलमी नशरियाती इदारे से भी आप मुंसलिक रहे हैं और एक बड़े एनलाइटेंड आदमी हैं। आप अगर ये मीडिया पॉलिसी बनाते मुस्लिम लीग नून की, जो लोग आ रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो ये नहीं कहते कि हमने बदनवानी नहीं की, वो कहते हैं जनाब आपने भी तो की है, आपकी बदनवानी जमा हमारी बदनवानी बराबर है 0। ये किसने मीडिया पॉलिसी बनाई है आपकी जनाब अचकजई साहब? नहीं, मेरा पहली बात तो ये कि अगर मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करूं मेरी बहन के जवाब का, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, आपके सवाल की तरफ। देखिए, क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है? वहाँ पे 3 साल में उन्होंने करप्शन ख़त्म की है। वहाँ पे जो लोकल इदारे हैं करप्शन के, एंटी करप्शन के, उन्होंने सब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। खुद इमरान खान साहब जो है उनके लेफ्ट राइट वही करप्ट लोग हैं, KPK हुकूमत में गवर्नेंस उनकी फेलियर सबके सामने है। फिर हमें मॉरल लेक्चर देने की बजाय इमरान खान की ज़बान को आप ज़रा देखिए, उन्होंने क्या कहा है। हत्ता कि हमें बहनों बेटियों को बैन करना पड़ा उनके जलसों में, क्योंकि वो अपने PTI के मर्द कारकुनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी तो ये कल्चर है। अभी हमें क्या आप सिखाएंगे कि पार्लियामेंट में कौन सी जबान इस्तेमाल हुई है? अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज हमने देखना है कि मीडिया, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि आप भी करप्ट हैं मैं भी करप्ट हूं। नहीं, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा सबके लिए एक ऐसी लाजमी जुज़ है सियासत का जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। माजी में अगर कोई जस्टिफिकेशन उसकी हो सकती थी, अब पाकिस्तान की मिडिल क्लास, मीडिया, जो फाल तबकात है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक नया नैरेटिव है, इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों को अपने मयारात जो है वो रखने होंगे। लेकिन ये मुनाफिकत सिर्फ हाईलाइट करना है कि जब आप एआन अली के वकील हैं, जब आप 62, 63 की बात करते हैं, जब आप जरदारी साहब को डिफेंड करते हैं, जब आप जो है अलीम खान को डिफेंड करते हैं, जब आप जहांगीर तरीन को डिफेंड करते हैं, जब आपकी अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं, जब आपकी बहन की कंपनियां हैं, और फिर हमें मॉरल लेक्चर देते हैं, तो हम सिर्फ मुनाफिकत को हाईलाइट करना चाहते हैं और अटैक करना हमारा सियासी हक है। ठीक, आपका सियासी हक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जवाब भी लेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कंपनी में इनकी क्या नौयत है और उनकी क्या नौयत है। मगर सवाल ये है कि मेरे ख्याल में एक तअस्सुर अवाम में पुख्ता है कि इसमें कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहता इस पूरी डिवाइड में सियासी, कि कोई किसी को बड़ी करप्शन में पकड़े, क्योंकि कहीं फिर ये सिलसिला चल ही ना पड़े। ये तअस्सुर है। आते हैं इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तस्सुर ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाए, ख़ासतौर पर हम पीपल्स पार्टी को भी देखते हैं, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि आप पानामा पे रगड़ें और उसमें रगड़ने से अगर या उनको एक ज़्यादा टफ टाइम देने से शायद पंजाब में उनको जगह वापस मिल जाए। तो लेकिन क्या करप्शन पे कोई भी सीरियसली, इमरान खान लगते हैं कि ही सीम सीरियस, क्योंकि पर्सनली उनकी ऑफशोर कंपनी की वो नौयत नहीं थी, ये सब जानते हैं। डॉक्टर साहब सर, गुजारिश ये है काजी साहब कि जब हम नेशनल वाइसेस की बात करते हैं, एक हमने बात करप्शन कर दी है। जो करप्शन से बड़ी वाइस इस मुल्क में है वो खुशामद है। जब तक खुशामद दूर नहीं होगी आपकी पार्लियामान पाक नहीं हो सकती। और अगर पूछते मेरा क्या मुराद है खुशामद से, तो ये जो 96 का इलेक्शन था तब एक असूल निकला था कि हाँ जी, जो पार्टी लीडर है या पार्टी हेड है वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करते थे। तो मॉडल टाउन में इंटरव्यू हो रहे थे तो बारिश शुरू पड़ गई थी। एक आदमी आया बीच में, उसने कहा जी मैं खुशामदी पे लानत भेजता हूँ, मैं उसको बुरा कहता हूँ, मैं तो सही बात करूँगा। कल ही खाना खुदा से आया हूँ और वहाँ बैठा हुआ था तो क्या देखता हूँ आपकी शक्ल सामने आ गई। अच्छा, जब और गौर किया तो आपके सिर पे नबी पाक का हाथ था। तो जिसके सिर पे नबी पाक का हाथ था, मैं तो जूतियाँ चाटता उसकी, और वो भागा जूतियों की तरफ।
साथ हमारे एक वकील ये दोस्त मंजर आप देख रहे थे? ये हमारे साथ एक वकील दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा जी बात ये दस हुण मैं की आख इस तो बाद। तो बात ये जी कि यानी इससे बढ़ के क्या होगा? बात ये है जी कि अपना टिकट लेने के लिए आपको खुशामद करनी पड़ती है, अपने आप को सस्टेन करने की खुशामद पड़ती है, और आप खुशामद इस हद तक रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप एक बड़ा नोबल कॉज प्ले कर रहे हैं मीडिया में, लेकिन हमारे जैसे लोग आप बुला लेते हैं जिनका ऑब्जेक्ट मेरा ये है कि मैं यहाँ बैठ के मैसेज दूँ, देखो मैंने अब कितना डिफेंड वहाँ पे किया है, मैंने ये बात की। लोगों को बुलाएं, लेकिन वो बुलाएं अच्छा। जो इस बात पर ना डटे हों कि जी मेरी पार्टी का मंशूर ये है, हम ये कर रहे हैं। टॉक ऑफ इश्यूज विच रिलेट टू एवरीबॉडी। मुझे ये बात से एक बात इसलिए याद आ गई, मुझे समी इब्राहिम मेरा दोस्त और मेरे को एंकर भी रहे हैं, मुझे कहने लगे कि एक दफ़ा किसी बड़े साहब से वो बात कर रहे थे, कोई हुक्मरान से, तो एक और साफ़ी भी साथ खड़े थे, तो उन्होंने ये कुछ सीरियस बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि उन्होंने कहा सर मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो खामोश हो गए। तो वो साहब जो आजकल सरकारी मुलाजिम भी हैं सहाफ़त के साथ, वो कहने लगे कल जो आपने बात की थी मैं तो उस पर सर धुन रहा हूँ। तो ये मुझे आपकी बात से खुशामद पे याद है। मगर जरताज गुल साहब, ये जो खुशामद होती है वो इसलिए कि पार्टियाँ डायनेस्टी हैं, कोई एक जो इशारा अबरू है लीडर का, उस पे कैरियर बनते हैं, कैरियर ख़त्म होते हैं। कोई डेमोक्रेसी पार्टियों में है नहीं, तो जब नहीं होगी तो फिर खुशामद विल रूल द रूस्ट। आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही बात की है। वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा उसके वफ़ादार जो होते हैं। अब आप ये देखें कि एक ऐसी गवर्नमेंट को डिफेंड करना जिसके ज़रिए डिफेंस मिनिस्टर एक दिन में 3 दफ़ा एक ट्वीट करता है कि 17,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट जी हमने बिजली पैदा कर दी है, जबकि रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और वो कह रहे होते हैं कि आप ट्विटर से जो है बिजली डाउनलोड कर लें, और उसको ये डिफेंड कर रहे होते हैं। दूसरे जो हैं, पाकिस्तान ने इस वक्त, जब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात थे, जब आपका हमारे बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान ने हमला कर दिया और इंडिया और ईरान और सऊदी अरब जो है वो एलाय बन गई, यहाँ तक कि मोदी साहब चाइना भी चले गए, वो इसलिए कि वो रुकनीत लेना चाहते थे। और हमारे जो हुकूमत है PMLN की, वो फेसबुक पर ट्विटर पे चल रही है, और मरियम साहिबा कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं कि आप काबीना के इजलास को किस लिए हेड करती हैं, आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं। और उसके बाद आपने जो अपना बजट था वो भी आपने फेसबुक के ज़रिए या जिसको कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए आपने अटेंड किया, और अब आप वहाँ से बैठ के मशवरे दे रहे हैं कि जी ये चीज़ ठीक है, और इनके लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, जब तक डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी नहीं आएगी, देखिए मुझ जैसा आप समझ लें, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मैं एक वर्कर हूँ, मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैंने जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और मैं तो रिजर्व सीट के लिए भी नंबर में नहीं खड़ी हूँ। मैं अगर कोर कमेटी में आती हूँ, और मैं इसलिए कोर कमेटी में आई हूँ कि चेयरमैन कहते हैं कि चूंकि ये सच बात कहती है, ये हक बात करने से नहीं घबराती। सईद साहब लोग उस वक्त घबराते हैं जब उनके पीछे फाइलें होती हैं, जब उन्होंने छुपानी होती है, जब उन्होंने करप्शन करनी होती है। जिसके पीछे करप्शन नहीं होती ना, जब उन्होंने फाइलें नहीं छुपानी होती, तो वो अल्लाह के आगे भी उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अल्लाह के आगे आपका पर्दा नहीं था, अपने लीडर को भी आप फिर उस तरह डिफेंड ना करें या उसकी गलत बातों के ऊपर पर्दा ना डालें। तो आई एम सॉरी टू से, जिनका काबा जो है वो सिर्फ रायवंड के इर्द गिर्द घूमता हो, मुल्क जाए भाड़ में, इस चीज को हम डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन जय साहब, ये जो बात इन्होंने कही है, पार्टीज तो लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं, उसमें डेमोक्रेसी है नहीं। इन्होंने 1-2 इलेक्शन करवाए, वो भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। जस्टिस वजीर हमारे साथ एफर्ट तो की डॉक्टर, ठीक एफर्ट की, मगर अब तो ये है कि एक इशारे अबरू पे है जो लीडर है, और वो लगता है जैसे कोई बिजनेस एम्पायर है, पार्टी नहीं है। लगता है आपको ऐसे भी, ऐसे अजगज़ई साहब? देखिए, इस जमहूरियत में, जमहूरी सियासी पार्टियों में बहुत से डेफिसिट्स हैं, और ये एक डेफिसिट है जो हम सब के सामने है। इसको मैं कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। इसकी शायद एक बुनियादी वजह ये रही है कि माजी में बहुत सी किंग्स पार्टियां बनी हैं, लिहाजा उनको रोकने के लिए, एक गिरफ्त के लिए शायद हो सकता है कि एक ही शख्स का जो है मुसलसल इंतखाब हो। ये हम PTI की तरह पार्टी में भी देख रहे हैं, जो नई तब्दीली की बात कर रही थी, लेकिन खुद इमरान खान साहब ने अपना आइन मुअत्तल किया, जिस तरह माशाल्लाह के का एक डिक्टेटर आइन को मुअत्तल करता है। तो ये कल्चर है, इसको हमने बदलना है, और वो आपके और मेरे प्रेशर की वजह से बदलेगा। मैं इसको ये समझता हूँ कि, लेकिन फिर भी सियासत ही ने सियासत को आगे बढ़ाना है, इन्हीं सियासी पार्टियों ने बनाना है। ना NGO बना सकती है, ना कोई सरकारी मुलाजिम इसको चेंज कर सकता है। इन लोगों को हमने प्रेशर के जरिए, पब्लिक ओपिनियन के जरिए आगे इनको रिफॉर्म करना है। अगर कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो इससे बहुत अच्छा है और दुनिया में मुरव्वज है, तो हम उसको कॉपी
खेट करें। हमने माजी में कई एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो नाकाम हो गए हैं। तो अब हम क्या, अगर हम ये कहते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल नाकारा है, काम नहीं कर रहा है, सियासी पार्टियां जो है वो सब करप्ट हैं, तो फिर हमारे जैसे लोग, अगर मैं सियासत करना चाहता हूँ, मेरा तो ज़मीर ये है कि मैं क्वालिटी इंट्रोड्यूस करूँ, मैं एक करप्ट पॉलिटिशियन के मुकाबले में एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार सियासतदान के तौर पर उभर के आऊँ। लेकिन अगर ये मैं नहीं करूँगा, मेरी जगह एक करप्ट आएगा, एक कमज़ोर आएगा जो इस वैक्यूम को फिल करेगा। क्योंकि सियासत ही ने इस मुल्क को के फैसले करने हैं, इनके अहम फैसले जो हैं पार्लियामेंट ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने, एग्जीक्यूटिव ने करने, अहले सियासत ने करना है, और आपने नहीं करने, दूसरे लोगों ने नहीं करने। तो हमारे लिए क्या चॉइस है? चॉइस यही है कि हम इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों में अपना किरदार अदा करें, और उसमें पब्लिक ओपिनियन, मीडिया का किरदार सबके सामने मेरे ख्याल में वो दिन आएगा कि सियासी पार्टियां भी ओपन अप हो, टैलेंट को प्रमोट करें और रिफॉर्म की तरफ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो ये अच्छा, और आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए, सर मैं जस्ट वन लाइनर के मरियम साहिबा, मुझे खुशी है कि कितने घबराए हुए हैं मरियम साहिबा के रोल से। उनकी पार्टी का जो रोल है वो ये डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन कभी भी उन्होंने कैबिनेट को चेयर नहीं किया। ये जो है असल में इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन मरियम को पार्टी अपना जो भी किरदार देगी वो सबके सामने आएगा, और इन्हें ये खौफ और ये डर है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। बात करना चाहती हूँ, डर आपके जैसे लोगों को होगा, मुझ जैसे नौजवान को जो अल्लाह ताला का करम है, सेल्फ मेड है, पीटीआई और नौजवानों की आवाज़ है, अल्लाह ताला का करम, हम किसी खानदानी बंदे से या उनकी बेटियों से और बहूओं से हम मुतासर नहीं होते। आपको मुतासरीन, आप सलामज़दे, आपको मुबारक हो। ठीक है, चलिए ये बात आगे। मगर डॉक्टर साहब, ये जो एक आपने खुशामद की बात की, मैं आगे बढ़ के बात करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में एक आखिरी कमेंट आपका चाहिए कि ये ज़ाती मुलाजम बना दिए इन्होंने, ये जो ब्यूरोक्रेसी के इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, ये कोई उम्मीद लगती है? डू यू सी एनी होप? मैं समझता हूँ कि जो हर ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग ग्राउंड है और वो एकेडमी है, उस एकेडमी को हमें दोबारा फाल करना चाहिए, और उनका फ़र्ज़ है कि इंडोक्ट्रिनेट करें इन नौजवानों को स्टेज पे कि आप मुलाजम किसी फ़र्द के नहीं हो, आप सरकार के मुलाजम किसी फ़र्द के नहीं हो, सरकार के मुलाजम है, और पोस्टिंग ट्रांसफ़र से ना घबराओ। ये जो ज़ाती मुलाजम बन जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग और फिर ये बर्बादी बनी, ये हमने एक डिस्कशन आपके सामने रखी। क्या होप है, क्या उम्मीद है, आगे निकल सकते हैं हम या नहीं? बहरहाल हमने सवाल आपके सामने रख दिए, जवाब क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।